नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 13वां रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मौर्योत्तर काल के बारे में जानेंगे। और हम लोग आज का थ्योरी क्लास करेंगे, ठीक है। आप लोगों को पहले क्लास क्रमांक 12 में मौर्य वंश के बारे में आप लोगों को बताया था ना। मौर्य वंश के बाद फिर ना मौर्योत्तर काल आता है, जिसमें अलग अलग जो साम्राज्य के जो लोग होंगे, मतलब अलग अलग वंशों के जो राजा होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोग नोट करते हुए भी चलिएगा, ठीक है। और आज का ये जो क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जा करके सर्च कर सकते हो बाय एमडी धीवर करके। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है उसको ध्यान से देखिए, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल क्या होता है, ध्यान से सबसे पहला इसका जो सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में पढ़िए। मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत मौर्यों के स्थान पर अनेक राज्य अस्तित्व में आए, जिन्हें देशी उत्तराधिकारी राज्य कहा गया। दूसरी ओर विदेशी आक्रमणकारी भी भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में राज्य की स्थापना कर रहे। इन राज्यों को विदेशी उत्तराधिकारी राज्य कहा गया। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ना जो नेक्स्ट साम्राज्य आया उसे मौर्योत्तर काल कहा जाता है। मौर्यों के पतन के बाद तो कौन कौन से अलग अलग जो वंश है वो आए ना, उसके बारे में ध्यान से जानेंगे। और आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में बताया था ना। जिसका जो संस्थापक था मौर्य वंश का वो चंद्रगुप्त मौर्य था। 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किया था, आप लोगों को बताया था। और उसके बाद लास्ट में आप लोगों को बताया था कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक है वो बृहद्रथ है बोल करके। और बृहद्रथ की हत्या किसने किया था, वो शुंग वंश के जो संस्थापक थे। कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग जो था ना, उन्होंने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था, आप लोगों को लास्ट में बताया था। और एक चीज़ आप लोग इतिहास में याद रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले ना जो जिस वंश का संस्थापक होगा तो उसको आप लोगों को नोट करना है, और उस वंश के जो लास्ट में अंतिम शासक होगा तो उसको भी नोट करना है। दोनों में से ना पूछा जाता है। सबसे पहला मान के चलो मौर्य वंश है, तो पूछा जाएगा आप लोगों से प्रश्न कि मौर्य वंश का संस्थापक कब है, ये पूछा जा सकता है। और अंतिम रूप से ये पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ऐसे प्रश्न इतिहास में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे ना, तो उसे आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। सबसे पहले देशी उत्तराधिकारी राज्य के बारे में जानते हैं। मौर्य वंश के पतन के बाद कौन सा जो वंश है वो अस्तित्व में आया, तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया। आप लोगों को बताया था ना कि शुंग वंश के जो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या कर दिया था, बृहद्रथ का हत्या कर दिया था। और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना किया था, ये आप लोगों को पहले मैं बताया था। चलिए अब हम लोग ना जो रिटर्न में लिखा गया है उसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट को पुष्यमित्र शुंग के बारे में। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। सेम टू सेम अभी ये वही बता रहा है ना जो आप लोगों को पहले स्टोरी टाइप से मैं बताया था। तो आप लोगों को याद रखना है, शुंग वंश का जो संस्थापक है वो पुष्यमित्र शुंग है, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया। तो इस लाइन को आप लोगों को नोट करना है शॉर्ट में। नेक्स्ट को पढ़िए। इसने यवन शासक डेमोट्रियस को व इसके पौत्र वसुमित्र ने मिनांडर को पराजित किया। तो ये आप लोगों को केवल एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। जो जो ना मुख्य रहेगा वो आप लोगों को नोट करने के लिए बोलूँगा। दूसरा को पढ़िए मूलदेव शुंग। तो मूलदेव शुंग क्या है ये पढ़ते हैं, एक अन्य शासक। तो शुंग वंश का एक अन्य शासक जो था वो मूलदेव शुंग था, वो दूसरा शासक था। नोट करके दिया है, इसको पढ़िए। मनुस्मृति की रचना हुई जो सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। तो मनुस्मृति की रचना किस वंश के काल में हुआ, तो शुंग वंश के काल में हुआ। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रख लेना है, ठीक है। मनुस्मृति विधवा विवाह को प्रतिबंधित करती है। तो मनुस्मृति जो है ना वो शुंग वंश के शासनकाल में उसका निर्माण हुआ, ये याद रखना है। दूसरा, मनुस्मृति में विधवा पुनर्विवाह को प्रतिबंधित करती है, मतलब विधवा पुनर्विवाह को नहीं मानता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है।
अब चलिए सोंग वंश के बाद ना कौन सा वंश आएगा, तो सातवाहन वंश आएगा, जिसे आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है ये जान लो। सिमुक है क्या, तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक है, जिसका अन्य नाम जो दिया है वो सिंधुक दिया है, शिशुक दिया है, सिप्रक दिया है और वृक्षाल दिया है। तो मेन आप लोगों को ना ये जो सिमुक नाम है ना उसको आप लोगों को याद रखना है, सातवाहन वंश के संस्थापक, चाहो तो शॉर्ट में लिख लेना आप लोग, ठीक है। राजधानी कौन सा था, तो प्रतिष्ठान था, जिसे पैठण के नाम से जानते थे, जो गोदावरी नदी के तट पर ना स्थित है। चलिए कार्यालीन भाषा मतलब ना वो अपने राजकाज की भाषा में, दरबारी भाषा में कौन सा यूज़ करता था, तो संस्कृत भाषा का यूज़ करता था। तो आप लोगों को याद रखना है, नोट करके इसमें दिया है गौतमी पुत्र सतकर्णी वर्ण व्यवस्था के संरक्षक थे। तो वर्ण व्यवस्था के संरक्षक कौन थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। तो ये चाहो तो नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम छत्तीसगढ़ के किरारी से प्राप्त हुआ। तो ये लाइन को ना आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सीजी टेट का एग्जाम देंगे ना और छत्तीसगढ़ से ये रिलेटेड है, तो छत्तीसगढ़ से इस प्रकार की जो लाइनें होती है वो पूछा जा सकता है। तो याद रखना है आप लोगों को, सातवाहन वंश के पदाधिकारियों के पद के नाम जो है ना वो छत्तीसगढ़ के किरारी से प्राप्त हुआ है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रख लेना है, ठीक है। जितने भी वंश होंगे ना इसमें शॉर्ट शॉर्ट में दिया है, केवल उन्हीं को पढ़ते हुए चलेंगे, एकदम डिटेल में कुछ भी चीज़ को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को पीएससी एग्जाम नहीं देना है उतना डिटेल पढ़ने के लिए। चलिए उसके बाद ना कलिंग का चेदी वंश के बारे में जानते हैं। प्रमुख शासक खारवेल जैन धर्म के संरक्षक थे। कौन थे, तो खारवेल था, जो खारवेल जो है ना वो जैन धर्म के संरक्षक थे। तो ये चाहो तो नोट कर लेना। बी करके दिया है देखो, विदेशी उत्तराधिकारी राज्य। तो विदेशी उत्तराधिकारी राज्य में क्या क्या दिया है इसको पढ़ते हैं। ईरानी या पारसी करके दिया है, साइरस द्वितीय दिया है और दाराए बहु करके दिया है। यूनानी में कौन था, पहला सिकंदर था और दूसरा सेल्यूकस था। आप लोगों को पता होगा ना, सिकंदर जो विश्व विजेता बनना चाहता था, तो उसके चक्कर में पूरा संपूर्ण विश्व को जीतने के लिए निकला था, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद सेल्यूकस करके दिया है, इसमें क्या था, बैक्ट्रियन या यवन शासक था। पार्थियन या पहलव करके दिया है। तो नीचे में इसको थोड़ा सा देखना चाहो ना तो इसको देखो, बैक्ट्रियन या यवन शासक में कौन कौन सा था, ड्रेमेड्रियस था, एंटोयोकस था और मिनांडर था। तो ये आप लोगों को केवल एक बार पढ़ लेना है, एकदम इसमें से डीपली नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पार्थियन या पहलव करके दिया है देखो माउस, और दूसरा गोदोफिनस करके दिया है। तो रटिएगा मत आप लोग, एक बार केवल पढ़ते हुए चलिएगा। सिथियन या शक करके दिया है उसको पढ़ो। मोंग या मेयोज करके दिया है, रुद्रदामन दिया है और रुद्रसिंह तृतीय करके दिया है। यूची या कुषाण वंश, तो यूची और कुषाण वंश में कौन कौन था, पहला कुजुल था और कदफिसेस था, विम कदफिसेस था और कनिष्क। सबसे ज़्यादा कुषाण वंश में जो प्रतापी राजा माना जाता है वो कनिष्क को माना जाता है, ठीक है। उसके अलावा हुण, तो हुण में कौन कौन था, तो तिगिन था, उसके अलावा तोरमान था, उसके अलावा मिहिर कुल था। तो ये आप लोगों को केवल एक बार पढ़ लेना है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। चलिए पारसी ईरानी आक्रमण के बारे में जानते हैं। आप लोगों को पता होगा ना कि भारत में अनेक जो अलग अलग वंश है, अलग अलग जो विदेशी आक्रमणकारी है वो भारत पर आक्रमण किया था। तो पारसी ईरानी आक्रमणकारी के बारे में जानते हैं। सबसे पहला देखो, भारत में आक्रमण करने वाला शासक, सबसे पहला प्रथम ईरानी शासक कुरुस या साइरस द्वितीय था। कब किया था भारत पर आक्रमण, तो 558 से लेकर के 530 ईसा पूर्व के मध्य में किया था। नेक्स्ट को पढ़िए, भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया, तो भारत में सबसे पहला आक्रमण कौन किया था, तो पारसी ईरानी आक्रमण हुआ था। इसके अलावा द्वितीय शासक दराय बहु करके दिया है 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व तक की। उसके अलावा इंडो बैक्ट्रियन या यवन या हिंद यवन आक्रमणकारी। तो अनेक अलग जो सीक्वेंस है ना उसमें आते जाएगा, जो अलग अलग है वो किस प्रकार से भारत में आक्रमण करते गए और अपना अपना क्षेत्र पर कब्जा करते गए। तो चलिए इंडो बैक्ट्रियन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला सेल्यूकस, प्रथम बार सोने के सिक्के चलवाए। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत में ना सोने के सिक्के कौन चलवाया था, तो सोने के सिक्के जो है ना प्रथम बार इंडो बैक्ट्रियन शासक ने करवाया था या यवन शासक ने करवाया था। ये आप लोगों को नोट करके रखना है इसे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहला सोने के सिक्के किसने चलवाया, तो इंडो बैक्ट्रियन ने चलवाया। तो याद रखना है आप लोगों को। मिनांडर 160 से 120 ईसा पूर्व, इसे शुंग शासक वसुमित्र ने पराजित किया। तो ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। इस लाइन में ना मेजर आप लोगों को जो नोट करना है वो
प्रथम बार सोने के सिक्के किसने चलवाया, हमेशा पूछा जाता है, तो इसे नोट करके रखना है। इंडो बैक्टीरियन जो रहेगा ना, उन्होंने चलवाया था सबसे पहले सोने के सिक्का। चलिए उसके बाद ना सिथियन शक आक्रमण के बारे में जानते हैं। द्वितीय शासन रुद्रदामन, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया व जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख बनवाया, जो काव्यात्मक शैली का प्राचीनतम नमूना है। आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। आप लोगों को बताया था ना, जब मैं मौर्य वंश पढ़ाया था तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मौर्य के आदेश पर ना उनके जो एक शासक थे उन्होंने क्या करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, बताया था ना आप लोगों को। और उसका सबसे पहला जो जीर्णोद्धार है वो कौन करवाया था, तो अशोक ने करवाया था उस टाइम पे, आप लोगों को पहला बताया था ना। इसके अलावा जो मेन सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार है वो किसने करवाया था, तो आप लोगों को याद रखना है रुद्रदामन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, जो आप लोगों को बताया था ना कि गिरनार पर्वत पर स्थित है, जो अभी वर्तमान में गुजरात में है बोल करके, तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है सबसे पहला। ठीक है, चलिए उसके बाद पार्थियन या पहलव आक्रमण के बारे में जानते हैं। सबसे पहला संस्थापक के बारे में पढ़ लीजिए, माउस या मोआस करके दिया है 90 से 70 ईसा पूर्व में। अभी भी हम लोग ना ईसा पूर्व में चल रहे हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद जब ना 1-2 करके 0 तक के आएगा ना, उसके बाद फिर ईस्वी स्टार्ट आएगा और ये बढ़ते क्रम में रहेगा। ठीक है, उसके अलावा गोदो फर्निस करके दिया है 20 ईसा पूर्व से 41 ईस्वी तक के दिया है। इसके समय में प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए। कालांतर में इनकी हत्या मद्रास के समीप स्थित क्यालपुर नामक स्थान पर कर दिया गया। तो ये चीज़ आप लोगों को केवल एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, लगभग 50 ईस्वी के आसपास पार्थियन के जो संस्थापक थे उसकी हत्या कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए उसके बाद ना अंतिम रूप से ना यूची कुषाण आक्रमण के बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट में ध्यान को पढ़िए, कुषाण वंश यूची कबीले का एक शाखा था जिसकी राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली थी। उसके अलावा कनिष्क के बारे में जान लो, जो सबसे प्रतापी राजा है कुषाण वंश का, इसके बारे में थोड़ा सा। कनिष्क ने चौथी बौद्ध परिषद कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, शक युग के अनुसार राष्ट्रीय कैलेंडर का आखिरी महीना फाल्गुन था। तो आप लोगों को ये याद रखना है, कनिष्क के काल में ना चौथा जो बौद्ध परिसर कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था, मतलब बौद्ध का जो चौथा जो संगीति था ना वो आयोजित किया गया था, चौथा बार आयोजन किया गया था। तो ये चीज़ आप लोगों को, ये जो कुषाण है ना उसके बारे में याद रखना है, कुषाण वंश के कनिष्क के बारे में। और आप लोगों को कनिष्क के बारे में ये बात भी याद रखना है, ये जो कनिष्क है ना उन्होंने ना अपना जो कैलेंडर है शक संवत वो चलाया था। जिस प्रकार से विक्रम संवत होता है उसी प्रकार से शक संवत चलाया था अपने कुषाण वंश के जो कनिष्क है वो। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आप लोगों को ये छोटा छोटा जो राजवंश है ना उसको पढ़ने का मतलब ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा सीक्वेंस याद रहना चाहिए। कैसे सीक्वेंस, आप लोगों का जो भारत का इतिहास, मतलब ये बोल सकते हैं कि हम लोगों का जो भारत का इतिहास जो स्टार्ट होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से इतिहास को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, जो 2500 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास है। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े, त्रिवैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पढ़े। उसके बाद फिर क्या पढ़े, जैन धर्म पढ़े, बौद्ध धर्म पढ़े। उसके बाद फिर से हम लोग क्या पढ़े, मौर्य साम्राज्य पढ़े। मौर्य साम्राज्य के बाद फिर से अब हम लोग क्या पढ़े, मौर्योत्तर साम्राज्य पढ़े। अब मौर्योत्तर साम्राज्य के बाद धीरे धीरे क्या बोलेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। बीच बीच से आप लोगों को कटिंग कर करके ना जहाँ से पाऊंगा वहाँ से पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को सीक्वेंस समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक पढ़े। उसके बाद त्रिवैदिक और उत्तर वैदिक पढ़े, और त्रिवैदिक और उत्तर वैदिक को काल को माने तो 1500 से 1000, 1000 से 600। ये सब जो अभी सन चल रहा है, जो ईसा पूर्व वाली बात, वो घटते क्रम में चल रहा है। लास्ट में आप लोग देखोगे 0 से आकर फिर से बढ़ते क्रम में शुरू होगा, वो ईस्वी सन जो रहेगा वो शुरू होगा। ठीक है, हम लोग देखो अब धीरे से ना बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये छोटा छोटा जो राजे महाराज है ना उनको पढ़ना भी जरूरी, क्योंकि इतिहास को एक सीक्वेंस से पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अदरवाइज आप लोग सोचोगे ना बीच से किसी को भी उठा के पढ़ लूँ तो फिर नहीं समझ में आएगा थोड़े अच्छे से। तो इसीलिए छोटा छोटा जो टॉपिक है ना उसको भी मैं आप लोगों को कवर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो एक सीक्वेंस है वो बन पाए।